मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज पाठ पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ लिया था कि वन कितने प्रकार के होते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के वन पढ़े थे, जैसे पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन। और आपने उन सभी वनों के अंतर्गत पढ़ा था कि उनकी विशेषताओं के कारण वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ आपने पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। मैं फिर भी बताऊंगी कि एक स्थान पे पाई जाने वाली विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां जितनी ज्यादा अधिक होंगी किसी एक क्षेत्र पे, हम कहेंगे कि उस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक है, और जहां कम होंगी वहां हम कहेंगे कि वहां पे जैव विविधता कम है। इसी संदर्भ में आपने पढ़ा था कि जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही थी, क्या कर रही है, विभिन्न देशों के क्या प्रयास हैं, ये सब हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वन, भारत में वनों की क्या स्थिति है, भारत में प्राणियों की क्या स्थिति है, जीव जंतुओं की क्या स्थिति है, आज वो किस स्थिति पे आ गए हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, कौन कौन सा वर्गीकरण है उनका। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमने वन्य जीव की सुरक्षा के आधार पर, उनकी अस्तित्व के आधार पे हमने किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जब बच्चों हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है, हमारा जो ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, ये सब तरफ से बहुत सारे वनस्पति, छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेके बड़े बड़े विशाल पेड़ों, विशाल प्राणियों, विशाल जंतुओं तक हम देखते हैं। बहुत विविधता है। जैसे देखिए हाथी है ना, हाथी एक विशाल जानवर है, और उतनी ही हम देखिए कितने बड़े बड़े जीव जंतु मिलते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया सब पाए जाते हैं। तो इतनी विविधता के बाद ये देखिए इस पूरे ग्रह पे हम बताना चाहेंगे कि ये क्या है। ये सब पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, छोटे से लेके बड़े तक, और विभिन्न प्रकार की वनस्पति, छोटी से लेके बड़ी तक, और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रंग की, भिन्न भिन्न प्रकार के आकार की, विभिन्न विशेषताओं वाली ये सारे प्राणी और हमारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। मानव भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का ही हिस्सा है, और आपस में क्रिया करके ये एक ऐसा संतुलन स्थापित इस पृथ्वी पर है। लेकिन क्या हुआ है कि हमने प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने जैसे प्रकृति की हर चीज जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे वायु हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और भी कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, और मिट्टी जिससे हमारा अनाज पैदा होता है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं जो हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी हैं। परंतु हमने क्या किया है, हमने इन सभी जीव जंतुओं का और हमने इन सभी वनस्पतियों का अत्यधिक दोहन किया है। अत्यधिक दोहन करने की वजह से क्या है कि इनका बहुत नुकसान हुआ है, और पर्यावरण पे एक संकट सा आ गया है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, सबसे पहले कि जैसे इन संसाधनों को मनुष्य ने अपनी विकास के लिए, अपने विकास की जो होड़ के लिए हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, हमने जीव जंतुओं को हटाना शुरू कर दिया। जैसे ही पेड़ हटे, जीव जंतु जो है अपने स्थान से क्या हो गए, पलायन कर गए, या वो अस्तित्व ही नहीं बचा। जैसे देखिए हम एक चित्र में देखते हैं, ये एक पांडा का बच्चा है ना, पर आजकल ये कैसी स्थिति में है, संकट की स्थिति में है, क्योंकि ऐसे ही कई सारे जानवर हैं जो कि संकट की स्थिति में हैं, क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन की वजह से, और बहुत सारे जैसे कि हमने वन्य जीव, ये प्यारे प्यारे वन्य जीव जो हमें दिख रहे हैं, इनके आवासों का हमने विनाश कर दिया है। फिर जंगली जानवरों को मार के आखेटन से, और पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तीकरण और जंगलों में आग लग जाने के कारण हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से इन सब का बहुत विनाश किया है। इन संसाधनों का, वन्य जीव संसाधनों का हमने अत्यधिक दोहन कर लिया है। परंतु हम इससे पहले कि ये देखें कि
इससे पूर्व कि हम ये जानें कि हमने इनको किन किन वर्गीकरण हमने इनका किया है, इनकी क्या स्थिति है, उससे पहले मैं बताऊंगी कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से आता है बच्चों। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। लगभग 16 लाख ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले, जैसा मैंने बताया, वन और वन जीवों को पढ़ चुके हैं और आपने देखा भी था कि उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैव विविधता में हम बहुत बहुत रिच हैं। इंडिया बहुत रिच कंट्री है इस बायोडाइवर्सिटी में। लेकिन इसके साथ ही एक सच और भी है, हम जितने अच्छे हैं जैव विविधता के क्षेत्र में, उतना ही एक अनुमान कहता है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इसमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त हो चुकी हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं, और कुछ जातियां आप आगे जाके देखेंगे कि लुप्त हो चुकी हैं। अब इनमें से आप देखेंगे कि कुछ तो इतिहास के पन्नों में हमारे जितने भी हमारे प्राणी जगत के हैं, जैसे चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी कोयल, ये सब क्या है? ये एक ऐसी हमारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं जीवों की जो पहले पाई जाती थी, परंतु हमारे मानव के अत्यधिक शोषण से कह सकते हैं और अत्यधिक अंधाधुन उनके उपयोग से आज ये लुप्त हो चुकी हैं और दिखाई नहीं दी हैं। अभी हम आगे देखेंगे बच्चों कि कैसे जो है हमारी ये जैव विविधता भारत में हमारी क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र हैं, है ना, ये देखिए मानचित्र आपके सामने आ रहा है, ये वाइल्ड लाइफ मैप ऑफ इंडिया है। इसमें देखिए कई सारे जो हैं जानवर बनाए गए हैं। थोड़ा शायद आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर लिखा है टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क। ये क्या है? ये हमने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो हैं उनके रहने की जगह बनाई है। टाइगर रिजर्व एक प्रोजेक्ट है जहाँ जहाँ पर हम टाइगर्स को रखते हैं सुरक्षित करने के लिए, वो टाइगर रिजर्व्स कहलाते हैं। और नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क हैं, मैंने आपको समझाया था, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम जीवों को उनके ही परिस्थिति और अनुकूल रहें वो उस हिसाब से उनको संरक्षित किया जाता है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ जो जो जानवर बना हुआ है, जो जो जीव बना हुआ है, वहाँ वहाँ उन्हें जो है रखा जाता है। अब जैसे आप असम में देखिए एक सींग वाला गेंडा है, आप गिर में देखिए यहाँ शेर है, और आप दक्षिण में देखिए, और आप उत्तर में देखिए, ये देखिए भालू है, आपको दिख रहा है ये पांडा है ना। ये देखिए सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि कहाँ पर कौन कौन से। और जहाँ पानी वाला एरिया है हमारा, जो जलीय क्षेत्र है समुद्र में, ये देखिए मछलियाँ हैं। और साफ पानी में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण हमारी गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो देखिए आपको यहाँ दिख रही है। और देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आप इसमें देख सकते हैं, वनस्पतियाँ देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार पे देखिए, आप देखिए कितने सारे जो हैं वृक्षों की प्रजातियाँ बनी हुई हैं। और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप, और इसके अलावा आप मरुस्थल में देखिए, मरुस्थलीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और देखिए आप मध्य प्रदेश में देखिए मोर भी बना हुआ है। मोर तो आपको सब जगह मिलेंगे। और यहाँ पर जो विशेष प्रजातियाँ सुरक्षित की जाती हैं, संरक्षित की जाती हैं, वो वहाँ बनाई गई हैं। अब सब जगह बहुत ज़्यादा हमारी जैव विविधता नहीं है, पर अब जो मानचित्र मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें आप देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। अब आप इसमें देखेंगे डार्क ग्रीन कलर से लिखा है वेरी हाई, और वेरी हाई आपको कहाँ दिखेगा? देखिए पश्चिम घाट, और ये देखिए थोड़ा सा आपका पूर्वी हिमालय है ना, और आपका ऊपर हिमालय से लेके भाग है ना। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट आप देख रहे हैं कि ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारी पाई जाती है। मतलब इस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मिलेंगी वनस्पति की और प्राणियों की। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही अधिक जैव विविधता है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतु पेड़ पौधे हमें यहाँ मिलते हैं। ये कौन से क्षेत्र हैं? इनको हम हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं ये हमारे, जहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है इंडिया में।
और ये जो है ये बहुत ही, और बाकी आप देखिए जिसमें पीला है वो बहुत कम वहाँ पर जैव विविधता आपको मिलेगी। हल्की जो आपका पैरेट ग्रीन कलर में मीडियम लिखा है, यहाँ आपकी ठीक ठीक जैव विविधता है। जैसे इसमें आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ भी बहुत सारे वन हैं और खूब विविधता पाई जाती है, परंतु ये हॉटस्पॉट क्षेत्रों जितने नहीं हैं। और हाई जो थोड़ा और डार्क ग्रीन है, जो लीफ ग्रीन कलर होता है आपका, वो देखिए उसमें हाई लिखा है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है कि ये हाई है, थोड़ा सा हिमालय में देखिए, और थोड़ा सा आप देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो जैव विविधता के क्षेत्र हैं, भरपूर क्षेत्र हैं। परंतु क्या हो रहा है कि जैव विविधता के क्षेत्र जैसे कि ये लो क्षेत्र हैं, मीडियम क्षेत्र हैं, ये इन क्षेत्रों को क्या है, हम हॉटस्पॉट नहीं बना सकते, परंतु प्रयास रहता है कि इनमें जैव विविधता जितनी है वो सुरक्षित रहे। अब आप ये देखिए एकदम क्लियर है ना, उसमें हमारे कई सारी कैटेगरी और वर्गीकरण था। ये हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारी जैव विविधता जहाँ पाई जाती हैं ये वो क्षेत्र है। आपको दिख रहा होगा पश्चिम घाट, है ना, पश्चिम घाट क्या, जो अरब सागर के साथ लगा हुआ है ना, और ऊपर हमारा हिमालय वाला भाग है ना, पूर्वी हिमालय देखिए पूरा हरे रंग से, जो यहाँ पे खूब सारे हमारे वो हो रहे हैं, फॉरेस्ट हैं और हमारे जीव जंतु की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। परंतु बच्चों अब हम क्या देखेंगे इसमें कि अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें क्या हुआ है। ये हमारी जैव विविधता का जो बहुत लॉस होता जा रहा है, इसका हमने वर्गीकरण किया है कि किस प्रकार जो है हमने कुछ कैटेगरी बनाई है, उनके अंदर हमने जीव जंतुओं को डाला है। तो IUCN है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ये बताती है कि कौन कौन से जो जीव जंतु हैं वो संकटग्रस्त हैं, कौन से हैं जो खतरे में हैं, और कौन से हैं जो लुप्त हो गए हैं, और कौन से हैं जिनकी स्थिति जो दुर्लभ जातियां हैं। तो IUCN जो है वो एक बहुत ही जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में स्थिति बताती है कि आपके देश में या हर जगह जो जीव जंतुओं की जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं वो कितनी हैं, किस हिसाब से हैं, क्या वो संकटग्रस्त हैं या वो किसी दुर्लभ कैटेगरी के अंदर आती है। ये देखिए ये 5 हमने इसका वर्गीकरण किया है। सामान्य जातियाँ क्या होती हैं, संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं, सुभेद जातियाँ क्या होती हैं, और दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं, स्थानिक और लुप्त। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जो है वो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है। संकटग्रस्त क्या है, ये वो हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। अब मतलब ये इतनी ज़्यादा उसमें कठिनाई में आ गई हैं, इतनी ज़्यादा ये खतरे में आ गई हैं कि इसके बाद ये लुप्त ही होंगी सीधे। अच्छा, सुबेद वो हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, अभी तक फिर भी ठीक है लेकिन ये घट रही है। अगर ये बिल्कुल घट जाएगी तो ये भी संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। दुर्लभ जातियाँ वो हैं जिनकी संख्या या तो बहुत कम है या तो वो सुबेद की कैटेगरी में है। अगर इनको और इनकी परिस्थितियाँ चेंज नहीं करी गई तो ये भी संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपको पता है संकटग्रस्त के बाद सीधे प्रजाति अगर नहीं हमने संरक्षित किया तो लुप्त जातियों में चली जाएंगी और वो कभी हमें दिखाई नहीं देंगी और इतिहास के पन्नों में लिख जाएंगी। स्थानिक जातियाँ होती हैं जो अपनी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ होती हैं, जैसे अंडमान की टील है, निकोबारी कबूतर है ना, अंडमान का जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है। लुप्त जातियाँ क्या होती हैं, जो कई वर्षों से अपने आवास पर नहीं दिखी हैं, ये वो होती हैं। लुप्त जातियाँ क्या होती हैं, जो कई सालों से अपने आवास पर दिखी ही नहीं हैं और अब वो लुप्त मानी जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों कि ये जो है हमने किस प्रकार से भारत में पाई जाने वाली सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ और सुभेद जातियाँ और दुर्लभ जातियाँ और स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियों का हमने वर्णन देखा। ये हमारी पुस्तक में दिया गया। देखिए इसमें सबसे ऊपर लिखा है IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है ना। तो IUCN जो है ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये देखिए ये हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया है। इसमें आप देख सकते हैं एशियाटिक लॉयन है, रेड पांडा है, एशियन, ये हमारी पहली कैटेगरी है।
सामान्य जातियाँ तो आपको पता ही है कि सामान्य ही रूप से जो रहने के लिए जिनकी संख्या काफ़ी है। ये हमारी दूसरा हमारा कैटेगरी है संकटग्रस्त जातियाँ, इनको इंडेंजर्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। तो देखिए एशियन एलिफेंट भी है, ब्लैक बक, ये देखिए जो हिरन दिख रहा है आपको, है ना, बड़े सींग का हिरन जैसा जो दिख रहा है, ब्लैक बक है ना। और इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसरस है ना, लाइन टेल मैकाओ है, और लॉयन है, रॉयल बंगाल टाइगर है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारी इंडेंजर स्पीशीज़ है, मतलब अब ये संकट में आ चुकी हैं, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। अगर हमने इनका भली प्रकार जो है संरक्षण नहीं किया तो ये लुप्त हो जाएंगी। ये अब आप देखने जा रहे हैं हमारे पास कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स की। ये देखिए कितना प्यारा पांडा, अब आप देखिए ये पांडा है, ये पांडा है, और ये जो है संकटग्रस्त प्रजाति का एक वो है, एनिमल है। आप देखिए कि किस प्रकार ये प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास को खो रही हैं, या किसी भी कारण से, प्रदूषण की वजह से, या फिर जंगली जानवरों को मारने की वजह से, आखेटन से, किस प्रकार इन जातियों का जो है ये इनको ये संकटग्रस्त हो गई है। ये एक और हमारा संकटग्रस्त जातियों का है, ये शेर की पूंछ वाला ये मकाऊ है, लाइन टेल मकाऊ। ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको, ये बच्चों ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हमारे भारत में पाए जाने वाले ये जीव जंतु हैं, परंतु क्या है कि ये संकटग्रस्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे, हमारी अगली कैटेगरी है सुबेद, है ना। सुबेद हमारी अगली कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि ये वो हैं जिनकी संख्या घट रही है ना। और अगर इनकी संख्या पे विपरीत प्रभाव डालने वाले हमने परिस्थितियों को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो ये सारे जो हमारे एनिमल्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो हमारी पिछली जो कैटेगरी थी इंडेंजर्ड एनिमल्स में चले जाएंगे। ये देखिए हमारे सामने कौन कौन आ रहा है, ये है हमारे एशियाटिक क्या है, हाथी। ये क्या है, ये हमारी सुबेद जातियां हैं जो बिल्कुल संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल होने तैयार हैं, अगर इनको हमने सही प्रकार से संरक्षण नहीं दिया। लेकिन आपको पता होगा कि हमारी भारत की सरकार ने हाथी परियोजना चलाई है, जिसके अंतर्गत हम हाथियों का संरक्षण हमारी सरकार करती है, ठीक है। तो ये क्या है, वैसे तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है जीव जंतुओं का संरक्षण कर रही है। एक इसी कैटेगरी का हमारे पास एक ये देखिए डॉल्फिन, देखिए कैसी लग रही है, कितनी प्यारी डॉल्फिन है। ये पाई जाती है गंगा, इसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन, ये गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। तो गंगा का पानी ये बहुत देखी जाती थी, पर जहाँ कहा जाता है ये साफ पानी में पाई जाती है। तो देखिए आपको एक बहुत अच्छी, ये पहले ये बीच में दिखनी बंद हो गई थी, काफ़ी चिंता का विषय बन गया, और ये सुबेद जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे संरक्षित करना है, और ये संकटग्रस्त की श्रेणी में जा सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। प्रदूषण की वजह से या इनके आवास नष्ट होने की वजह से ये जा सकती है उस श्रेणी में। और लेकिन एक बड़ा सुखद ये है कि आजकल वर्तमान में अभी की समाचारों में ये दिखाया जा रहा है कि वापस गंगा में हमें डॉल्फिन्स दिखनी शुरू हो गई हैं। शायद इसका कारण ये कि उसमें प्रदूषण कम हो गया होगा। अब हम अगला हमारा पढ़ते हैं, हमारा अगली कैटेगरी है दुर्लभ जातियाँ। तो दुर्लभ जातियाँ वो हैं बच्चों जिनकी संख्या बहुत कम है या फिर सुबेद हैं, और अगर इनको प्रभावित करने वाले, फिर से वही बात है कि अगर हमने इनको प्रभावित करने वाले कारकों को अगर हमने नहीं भली प्रकार से रोका तो क्या होगा, वो संकटग्रस्त प्रजातियों में जो है शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें सुरक्षित करना है। तो दुर्लभ प्रजातियाँ वही हैं, है ना। आपको पता ही है कि ये भी वही उसी तरीके से पारिस्थितिकीय इनकी, अगर हमने इनकी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया तो इनकी विषम परिस्थितियाँ, तो ये क्या हो जाएंगी, ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में। बच्चों इसके पश्चात आती हैं हमारी लुप्त प्रजातियाँ। लुप्त प्रजातियाँ वे जातियाँ हैं इनके रहने में, आवासों में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गुलाबी सिर की बत्तख और हमारा चीता, एशियाई चीता,
है ना। ये सब देखिए, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त हो गई हैं। अब ये हमें केवल तस्वीरों में ही मिलती हैं, वरना पहले जो हैं ये हमारे पर्यावरण में पाई जाती थी। तो अगर हमने, यही कहने का मतलब है, अगर हमने इन परिस्थितियों को अगर नहीं रोका तो ये जितनी भी हमने अभी पढ़ी हैं प्रजातियां जैव विविधता की, जितने वर्गीकरण पढ़े हैं, संकटग्रस्त, दुर्लभ और सुबेद, ये सब अगर इनकी परिस्थितियां हमने नहीं देखी, नहीं कंट्रोल करी, इन्हें हमने नहीं सुरक्षित और संरक्षित किया, तो ये सब भी हमारी लुप्त हो जाएंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आज पढ़ा कि वन्य और वन्य जीव संसाधन में हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार हमारी जैव विविधता, हमारे भारत देश में किस प्रकार की जैव विविधता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि हमारे लिए वन और वन्य जीव कितने मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु तब भी हमने जो है अपने संसाधनों के अधिक उपभोग के कारण, अंधाधुंध उपयोग के कारण उन्हें हमने किस दशा में लाकर छोड़ दिया है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो एक दिन इस प्रकृति का जो है संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम आपस में, जैसे सबको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और वनस्पति को खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को सर्वाहारी, और सर्वाहारी को क्या होता है, उसका जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको वापस जो है मिट्टी में वापस उनको मिला देते हैं, और उससे वापस क्या बनता है, पेड़। तो ये कि ना सर्किल, एक श्रृंखला है, एक चक्र। अगर इस चक्र में हमारा एक भी चीज़ अगर हम मिस हो जाएगी या छूट जाएगी तो संतुलन प्रकृति का खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वनों को और वन्य जीव का संरक्षण करना है। हमारी सरकार बहुत प्रयास करती है इसके लिए, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, टाइगर रिजर्व, हाथी परियोजना और विभिन्न वनों को सुरक्षित रखने की योजना। तो हमें भी क्या करना है कि इन वनों को और इन प्यारे प्यारे जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना है। धन्यवाद छात्रों।